जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ह्यूज इकॉनमी, ह्यूज एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की इमेज सामने आती है। इसके अलावा हम लोग ये सुनते हैं कि चाइना के पास इतना पैसा है कि वो बहुत से छोटे और गरीब देशों को कर्ज देता है। पर अगर मैं ये कहूँ कि चाइना जितना अपने आप को एक इकोनॉमिक सुपर पावर दिखाता है, असल में उतना है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने देशों को कर्ज देना बहुत कम कर दिया है और उल्टा चाइना का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो 287% हो गया है। मतलब इस समय चाइना का कर्ज उसकी जीडीपी से 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। चाइना की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना के ऊपर कर्ज 50 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया है, तो चलिए सारी चीजें डिटेल से बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाइना के कर्ज के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इस समय चाइना पे टोटल कितना कर्ज है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आजकल हर जगह चाइना के कर्ज की बातें हो रही हैं कि चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो 286% हो गया है, उसकी जीडीपी से 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गया है। तो चाइना का कर्ज इतना बड़ा कैसे, आइए जानते हैं। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है 2021 में, जब चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे डिफॉल्टर हो जाती है। एवरग्रांडे के ऊपर 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज था और ये कर्ज चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चुका रही थी। तो ये सब देखने के बाद बहुत सी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने चाइना के ऊपर स्टडी करना शुरू किया और पता चला कि चाइना के खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है, जिससे चाइना ने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ है। चाइना की डेट की बात करें तो चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर के हिसाब से चाइना का टोटल डेट इस समय 7 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो उसकी जीडीपी का 45% है। पर बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि चाइनीज गवर्नमेंट का दिया हुआ डेटा गलत है। एक्चुअल में चाइना का डेट बहुत ज्यादा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के हिसाब से चाइना का टोटल डेट तो 7 ट्रिलियन डॉलर्स है, पर इसके अलावा चाइना के ऊपर 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स का एडिशनल डेट है। गोल्डमैन सैच ने बताया है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 8.2 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को छुपाया हुआ है, जो चाइना की जीडीपी का 53% है। Investment bank Goldman Sachs has uncovered another ticking time bomb in the Chinese economy. It is not a private company, it is the Chinese government itself. It's the biggest problem. Local governments in China owe more than $8 trillion. You heard that right. I will repeat that figure, $8 trillion. इसके अलावा IMF और वॉल स्ट्रीट बैंक्स का मानना है कि चाइना का डेट 11 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना का डेट एक्चुअल में है कितना। तो देखो, चाइना में कर्ज मेनली 3 लोग लेते हैं। पहला कॉरपोरेट सेक्टर, दूसरा लोकल गवर्नमेंट, तीसरा हाउस होल्ड। और इन तीनों के कर्ज को मिलाया जाए तो चाइना का इस समय टोटल डेट 50 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो उसकी जीडीपी का 287% है, जिसमें से हाउस होल्ड का शेयर 63.5% है, कॉरपोरेट का शेयर 168.4% है और गवर्नमेंट का शेयर 55.9% है। ये डाटा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का है, जो चाइना के डेट को मॉनिटर करती है। देखो, दिक्कत चाइना के बढ़ते कर्ज की नहीं है, प्रॉब्लम है चाइना में बढ़ती इकोनॉमिक क्राइसिस की। चाइना में सबसे ज्यादा कर्ज कॉरपोरेट सेक्टर ने लिया है और कॉरपोरेट सेक्टर में मेनली रियल एस्टेट सेक्टर ने लिया है और इस समय चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रही है। चाइना के रियल एस्टेट कंपनीज ने 2008 के बाद से हैवी लोन लेना शुरू किया था, जिसके बाद से वो चाइना में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, फ्लैट्स बनाने लगे, टाउन्स बनाने लगे, जिससे चाइना तेजी से ग्रो करने लगा। पर फिर जब ये प्रोजेक्ट्स बन के कंप्लीट हो गए तो चाइना में रह रहे कॉमन पीपल उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते चाइना में घोस्ट टाउन बनने लगे और साथ में चाइना की रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर कर्ज भी बढ़ने लगा, जिसके बाद एक के बाद एक चाइना की रियल एस्टेट कंपनीज डिफॉल्ट होने लगी। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल एवरग्रांडे है, जो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी थी और उसके ऊपर 300 बिलियन डॉलर का कर्ज था। ये तो हम चाइना की सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं। सोचो चाइना में कितनी स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज होंगी जो डिफॉल्ट और बैंकरप्ट हुई होंगी। तो जब से चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस हुई है, तब से चाइना में प्रॉपर्टीज के दाम बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं, जिससे चाइना में अदर क्राइसिस जैसे कि हाउस होल्ड क्राइसिस खड़ी हो गई है और चाइना के कर्ज में दूसरा सबसे बड़ा शेयर हाउस होल्ड का है। चाइना के 80 लाख लोग डिफॉल्टर हो गए हैं, वो बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं और डे बाय डे चाइना में डिफॉल्टर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं।
जिससे चाइना में बैंक क्राइसिस भी बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना के लोग लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं। तो देखो, चाइना में जब से रियल एस्टेट क्राइसिस शुरू हुई है तब से चाइना में प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं और इसके चलते चाइना के लोग लोन नहीं चुका रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर किसी चाइनीज ने 10 लाख का फ्लैट लोन लेके लिया था, आज उस फ्लैट की प्राइस 5 लाख हो गई है, पर उस चाइनीज को तो लोन 10 लाख का ही चुकाना है। तो प्रॉपर्टी की प्राइस गिरने से चाइना के लोग पैसे नहीं चुका रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रॉपर्टी की प्राइस कम हुई है तो लोन का अमाउंट भी कम होना चाहिए और इसके चलते चाइना में बैंक क्राइसिस खड़ी हो गई है। इसके अलावा चाइना की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो अब ठंडा पड़ गया है। चाइना ने जो देशों को कर्ज दिया था, अब वो देश कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे चाइना में बैंक क्राइसिस बढ़ रही है। तो बैंक क्राइसिस को कम करने के लिए चाइना के लोकल गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है, जिसके चलते लोकल गवर्नमेंट भी कर्ज ले रही है। पहले चाइना की लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ता था क्योंकि चाइना की ग्रोथ अच्छी थी, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही थी, तो लोकल गवर्नमेंट कंपनीज को लीज पे जमीन देती थी, जिससे उनके पास पैसे आते थे, साथ में टैक्स से भी पैसा आता था। पर अब चाइना की ग्रोथ रेट कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है, चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, चाइना में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिसके चलते चाइना की लोकल गवर्नमेंट के पास पहले जितना पैसा नहीं आ पा रहा है और वो क्राइसिस को हैंडल करने के लिए लोन ले रही है। तो देखा जाए, चाइना में कॉर्पोरेट डेट बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है और उससे लोकल गवर्नमेंट का भी कर्ज बढ़ रहा है। चाइना एक तरीके के डेट बबल में फंस गया है और अगर ये बबल बस्ट हुआ तो चाइना के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान होगा। और प्रॉब्लम ये है कि चाइना इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। देखो, चाइना के बढ़ते कर्ज से हम भी एक लेसन ले सकते हैं। जिस तरह इस समय चाइना के जो प्रोविंस है वहां की लोकल गवर्नमेंट पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसी तरह भारत के कई स्टेट्स हैं जहां पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो भारत को इसे कंट्रोल में रखना होगा। अब इस समय भारत पे कितना कर्ज है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, साथ में मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है। देखो, कर्ज यूएस का भी ज्यादा है, जापान का भी ज्यादा है, पर ये देश अपने कर्ज को छुपाते नहीं है, पर चाइना अपने सारे फिगर्स को छुपाता है। चाइना की इकोनॉमी का डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। एक्चुअल में चाइना के ऊपर कितना कर्ज है ये सिर्फ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को ही पता है। चाइना अपना कर्ज इसलिए इतने आराम से छुपा लेता है क्योंकि चाइना की मार्केट, बिजनेस, बैंक्स सब कुछ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। पर अब चाइना का छुपा हुआ कर्ज ही उसके लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। चाइना धीरे धीरे जापान बनता जा रहा है। देखो, बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और चाइना एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस स्लोडाउन से चाइना की ग्रोथ रेट थम सी जाएगी। जो चाइना तेजी से ग्रो करता था वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि चाइना आने वाले समय में नेक्स्ट जापान बनने वाला है। देखो, जिस तरह चाइना पिछले 30 सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। 1960s में जापान की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10% थी, 1970s में 5%, 1980s में 4%। जापान 1990s तक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। जापान की फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के बाद उस समय के इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि 21वीं सदी में जापान यूएस को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 1990 के बाद जापान की ग्रोथ रेट थम सी गई, जिसके चलते जापान की जीडीपी ज्यादा बढ़ी ही नहीं। 1993 में जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं आज भी जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर ही है। तो जिस तरह जापान की ग्रोथ रेट थम सी गई थी, उसी तरह आने वाले समय में चाइना के साथ भी यही होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 सालों से चाइना की जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर पे ही अटकी हुई है। 2021 में चाइना की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर थी। 2022 में चाइना की जीडीपी थोड़ी सी बढ़ी और 17.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी और सबको उम्मीद थी कि 2023 के एंड में चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर को टच कर जाएगी, पर 2023 में चाइना की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होकर 17.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। इसके अलावा जिस तरह जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसी तरह चाइना की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। चाइना में भी लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इसके अलावा चाइना की फर्टिलिटी रेट जापान की तरह गिर रही है। जापान की फर्टिलिटी रेट 1.3 है, वहीं चाइना की 1.09 है। पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए किसी भी देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह अर्ली 2000 में जापान में डिफ्लेशन आ गया था, उसी तरह चाइना में भी डिफ्लेशन ने एंट्री कर ली है। चाइना में भी प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है। तो चाइना में इस समय वही हो रहा है जो जापान के साथ पहले हुआ था। इसके अलावा यूएस और चाइना के बीच टेंशन हाई पे है। चाइना का फ्यूचर भी अच्छा नहीं होने वाला है। चाइना की ग्रोथ रेट अब हर साल कम ही रहने वाली है। आईएमएफ ने कहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स चाइना में इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पर देखो, चाइना के स्लो डाउन से भारत को फायदा ही होने वाला है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि चाइना की ग्रोथ रेट गिर रही है,
वहीं भारत इस समय 7% से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत का आने वाला फ्यूचर भी बहुत शानदार होने वाला है। 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। 2030 तक भारत में एवरेज इंडियंस की इनकम डबल होगी। भारत में कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो किसी भी कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए भारत को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाला फ्यूचर भारत का ही होने वाला है और चाइना का ग्रेट इकोनॉमिक पीरियड का एंड होने वाला है। China's yuan is at a 16-year low, and the country appears to be experiencing deflation. Economists say these are signs China could be facing an extended economic downturn. Now, while the UK is struggling to get inflation under control, China's economy is suffering from the opposite, deflation. Consumer prices declined in July for the first time in more than 2 years. People and businesses are not spending, and the world's second largest economy is struggling to revive demand. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।